हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्ञान कौशल। आज हम आप लोगों को बीटीसी 4th सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के अंतर्गत विद्यालय की भौतिक संसाधनों का प्रबंधन के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं कि विद्यालय के भवन कैसे होने चाहिए। तो जैसे आप सब जानते हैं कि हमारे देश में विद्यालय संबंधित समस्या शुरू से ही रही है। बहुत कम ऐसे भवन आपको मिलते हैं जहां पर्याप्त सुविधाएं हों। ऐसे विद्यालय भी बहुत कम है जहां उपयुक्त वातावरण तथा भवनों को ऐसे वातावरण नहीं मिल पाते थे जहां उन्हें चलाना पड़ता था। प्रत्येक कक्ष में वायु और प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं होती है। सुरक्षा की दृष्टि से भी ऐसे भवन नहीं बनते हैं। उन्हें चाहिए कि ऐसा बने कि अगर कोई समस्या आए तो एक बेल बजे और सारा विद्यालय मिनटों में खाली हो जाए। कभी ऐसी समस्या आती भी है। तो यानी विद्यालय भवन जिस तरह से होने चाहिए उस तरह से नहीं बन पा रहे हैं आजकल की चीज़ों को देखते हुए। बहुत कम ऐसे भवन है, कहीं कहीं तो आप देखेंगे कि विद्यालय एक ही है, उसमें कई चीज़ें चल रही है। जैसे आप अगर एक कमरा दे रहे हैं बच्चों को पढ़ने के लिए तो वहाँ उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। आपका वातावरण अच्छा होना चाहिए, प्रकाश अच्छा आए, हवा अच्छी आए, वातावरण अच्छा हो, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। प्लस अगर बच्चा आ जा रहा है तो इतना स्पेस होना चाहिए कि उसे आने जाने में दिक्कत ना हो। प्लस वो सारी सुविधाएं विद्यालय भवन में मिलनी चाहिए जो कि ज़रूरी है, वो आजकल मिलती नहीं है। इसीलिए विद्यालय भवन में आपका जो भी संसाधन है वो कैसे होने चाहिए इसके बारे में गाइडलाइन जारी की जाती है कि विद्यालय भवन ऐसे होने चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए, इतनी जगह पे होना चाहिए, खेल का ग्राउंड ऐसा होना चाहिए, कमरे इतने बड़े बड़े होने चाहिए, हवादार होना चाहिए। तो ये है आपका विद्यालय भवन का प्रबंधन। आप देख लेते हैं स्कूल का निर्माण करते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पॉइंट में है, पहला है विद्यालय ऐसे स्थान पे ना हो जहां आवागमन की सुविधा ना हो। यानी विद्यालय को ऐसे स्थान पे नहीं होना चाहिए जहां जाने में बच्चे को कठिनाई हो, यानी रोड ना हो या रोड से बहुत ज़्यादा अंदर जाके हो, कोई वाहन वहाँ ना जाता हो, ऐसी जगह पे विद्यालय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है किसी कारखाने, मंडी या बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के समीप भी आसपास नहीं हो। क्यों? क्योंकि कारखाने से निकलने वाला धुआं भी बच्चों को प्रभावित कर सकता है। मंडी, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे होने वाली आवाज़ भी बच्चों को पढ़ने में बाधित कर सकती है। नेक्स्ट आपका है विद्यालय बहुत ढलान पर स्थापित ना हो, ताकि बहुत अगर ढलान पे स्थापित होगा तो बारिश का पानी होगा तो वो वहाँ आके रुक जाएगा, जिससे बच्चों को आने जाने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय भवन का निर्माण करते समय उसके भविष्य को भी ध्यान में रखें। जैसे होता ही है कि विद्यालय भवन का जब निर्माण होता है तो 2 तल्ला या 3 तल्ला बन के रोक दिया जाता है, लेकिन जब भविष्य में और कमरों की ज़रूरत होती है तो बिल्डिंग को और ऊपर तक ले जाया जाता है या और उसका विस्तार होता है। तो जब बनाए तो इस चीज़ का ध्यान दें कि भविष्य में कभी बढ़ाना पड़े तो ईजिली वो बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय जहाँ पर हो वहाँ आधुनिक सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, अस्पताल, डाकघर, बैंक आदि आसपास के एरिया में हो। यानी विद्यालय बहुत वीरान जगह पे ना हो कि वहाँ आसपास कुछ हो ही ना। ऐसी जगह पे हो जहाँ बेसिक ज़रूरत की चीज़ें बालक को ईजिली मिल सके। वो है आपका बिजली, नॉर्मल बिजली मिल सके, आउट में होगा तो बिजली कम मिलेगी, पानी की सुविधा हो सके, हॉस्पिटल आसपास हो, बैंक हो, ताकि वो अपना काम इजीली कर सके, उसे बहुत दूर ना जाना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय के आसपास का क्षेत्र साफ होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए या कूड़े का ढेर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गंदगी और कूड़े का ढेर होगा तो बालक का स्वास्थ्य उससे प्रभावित हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय की मिट्टी ऐसी हो जो पानी को शीघ्रता से सोख ले। जैसा कि हम आपको बता चुके, अगर बारिश का पानी हो रहा है और मिट्टी ऐसी नहीं हुई, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह विद्यालय में फर्श होता है, कुछ जगह जैसे खेल का मैदान है वहाँ कच्चा होता है और ऐसी बहुत सी जगह जहाँ कच्ची ज़मीन रखी जाती है, तो वहाँ अगर ऐसी मिट्टी नहीं होगी कि पानी सोख लेगा तो वो बारिश के उसमें पानी सारा बाहर फेंक देगा तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाएगा, जिससे बच्चों को असुविधा होगी। तो मिट्टी पे ऐसा ध्यान देना चाहिए कि मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है तो उसका पानी वो ईजिली सोख ले। तो ये है स्कूल का अगर निर्माण कर रहे हैं तो उसमें किन किन सावधानियों को ध्यान में दिया जाए। जैसे विद्यालय भवन बन गया
तो उसकी साज सज्जा पे भी ध्यान देना है। ऐसा तो है नहीं कि एक बार बन गया छोड़ दिए, उसके साफ़ सफाई और साज सज्जा पे भी ध्यान देना समय समय पे ज़रूरत पड़ती है। तो आइए देख लेते हैं विद्यालय भवन की रख रखाव और साज सज्जा में किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह से हम उसको सजा सकते हैं। तो पॉइंट में है, पहला पॉइंट है विद्यालय भवन के आसपास, यानी विद्यालय भवन जहाँ है उसमें जब एंट्री मारिए तो उसके आसपास वृक्ष लगे हों ताकि वो देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। फूल की क्यारियाँ लगी हों जिसमें फूल लगे हों तो वो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है खेल के मैदान हेतु पानी सोखने वाली मिट्टी का प्रयोग हो। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जहाँ खेलना है या जहाँ बच्चों को आना जाना हो वहाँ ऐसी मिट्टी का प्रयोग हो जहाँ वो पानी को सोख सके, कीचड़ वगैरह ना हो। तो खेल के मैदान में स्पेशली इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि वहाँ की मिट्टी ऐसी हो जो पानी को सोख सके। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य मार्ग के दोनों ओर ईंट की पंक्तियाँ हो जो सफ़ेद रंग की लगी हो। देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि आप गेट से जब अंदर जाइए तो दोनों तरफ आपका क्यारी बनी रहती है, फूल लगे रहते हैं, प्लस आपको ईंटों के द्वारा सजाया रहता है क्यारी को और वो वाइट रंग से पुती होती है। तो ऐसा होने से वो देखने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट है दीवार और मुख्य भवन पर सफ़ेदी हो। कभी कभी ये होता है ना कि बन तो जाता है लेकिन प्लास्टर भी हो जाएगा लेकिन उसमें कलर नहीं होता है। तो अगर सफ़ेदी नहीं लगी रहेगी तो उसकी रौनक बहुत फीकी फीकी लगती है। इसलिए इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, रख रखाव पे स्पेशली इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि टाइम टाइम पे उसकी सफ़ेदी या रंग रोगन कराते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कक्ष में चार्ट टंगे हों। जो भी क्लासरूम है वो किस पर्पज़ से है, किस स्टैंडर्ड के बच्चों से है, उस हिसाब से उसमें चार्ट टंगे हों ताकि अगर टीचर आ रहा है तो उसे पढ़ाने में इजी हो। नेक्स्ट पॉइंट है बुलेटिन बोर्ड व सूचना पट यथा स्थान रखे जाएं। आपको पता ही है कि सूचना पट या बुलेटिन बोर्ड होते इसीलिए हैं कि कोई भी सूचना देना हो तो उसमें आप लगा दें, प्लस कोई भी समाचार हो वो उसमें लग सके। तो वो एक स्थान पे फिक्स हो जहाँ बच्चों को ये पता हो कि यहाँ कोई भी नया समाचार है तो जाके वो देख सकते हैं, आते जाते उनकी नज़र पड़े। ऐसी जगह पे बुलेटिन बोर्ड या सूचना पट लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को बैठने हेतु पर्याप्त संख्या में मेज व कुर्सी हो। ऐसा ना हो कि बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है और मेज कुर्सी की संख्या कम है और बच्चे ठीक से ना बैठ पाएँ। इसलिए हर कमरों में संख्या के हिसाब से मेज और कुर्सी पर्याप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा पर श्यामपट्ट अच्छे हों जिस पर लिखना संभव हो। अक्सर ये होता है श्यामपट्ट लगा तो रहता है लेकिन वो इतने ज़्यादा उसमें गड्ढे वगैरह रहते हैं कि उसमें लिखना संभव नहीं होता है। प्लस अगर उसमें वो ब्लैक कलर की स्याही नहीं पुती रहती है तब भी उस पर लिखिए तो वो भर के नहीं आता है। तो ऐसे श्यामपट्ट हों जिसका इस्तेमाल शिक्षक बड़े ही आसानी से कर सके और टाइम टाइम पे उसे साफ यानी क्लीन करते रहना चाहिए। तो ये विद्यालय भवन के रख रखाव से संबंधित सावधानियाँ हैं। आपका विद्यालय का भवन हो गया। अब भवन के बाद फर्नीचर कैसे होने चाहिए, किन फर्नीचरों का प्रयोग विद्यालय में करना चाहिए, इस पे प्रकाश डाल लेते हैं। प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग मेज कुर्सी होनी चाहिए ताकि उन्हें छूत के रोगों से बचाया जा सके। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरह का चल रहा है माहौल, कोरोना काल चल रहा है कि सब एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग कर सकें, तो ये इस समय के लिए ये परफेक्ट है। यानी इतनी दूरी पे हो कि बालक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाए, ऐसे फर्नीचर बनाए जाए। अब ऐसे फर्नीचर भी बनाए जाएं कि बालक को बैठने में आसानी हो, यानी उसके बैक में कोई प्रॉब्लम ना हो, प्लस उसे देखने में ऐसी कोई दिक्कत ना हो या झुक के उसे ना बैठना पड़े। तो इसका ध्यान देना चाहिए कि बालक बैठने में कंफर्टेबल हो। ऐसे फर्नीचर को विद्यालय परिसर में रखना चाहिए। अब देख लेते हैं अच्छी कुर्सियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पॉइंट में है, पहला है कुर्सी के पीछे पीठ होनी चाहिए जिससे बालक सीधा बैठ सके, क्योंकि अगर पीठ नहीं होगा तो हमेशा बालक ऐसे करके झुका रहेगा तो उसके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है। और पीठ रहता है तो बालक ऐसे करके इत्मीनान से बैठ सकता है तो उसके बैक में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है कुर्सी की सीट चौड़ी होनी चाहिए। जब बैठता है तो अगर वो बहुत पतला होगा तो उसे बैठने में आराम नहीं होगा, तो उसके बैठने वाली जगह थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल बैठ सकता है। की ऊंचाई इतनी हो कि छात्र पैर
ज़मीन पर रख सके, यानी उसकी ऊंचाई ऐसी हो कि जब वो बैठ रहा है तो उसके पैर हवा में ना लहराए। बहुत ऊंचा होगा तो उसके पैर हवा में लहराएंगे जिससे वो कंफर्टेबल नहीं होगा, और वही इतनी ऊंचाई हो कि उसका पैर आराम से ज़मीन पे ऐसे करके वो रख सकता है, तो वो लंबे टाइम तक उस अवस्था में बैठ सकता है, क्योंकि उसे सपोर्ट के लिए उसके पैर के पास ज़मीन रहेगी। तो कुर्सी बनाते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं डेस्क की विशेषताएं क्या क्या होती है, वो भी पॉइंट में है, देख लेते हैं। डेस्क का तल छात्रों के सीने के समानांतर हो, यानी जब डेस्क हो तो वो इस लेवल पे हो, यहाँ होगा तो बालक ऐसे रख के लिखेगा। डेस्क अगर थोड़ा नीचे होगा तो बालक को झुक के लिखना हो पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं है। इसीलिए ऐसा डेस्क बने जिसकी ऊंचाई आपकी ऐसी हो कि बालक के सीने तक हो, कि अगर वो बैठ रहा है तो यहाँ तक उसका है, ताकि वो इजीली यहाँ से लिख सके। नेक्स्ट पॉइंट है, डेस्क की ऊंचाई फर्श से इतनी हो जिससे बालक भूमि के समानांतर बैठ सके। जैसे बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा तब भी बालक को दिक्कत होगी, और बहुत ज़्यादा नीचा होगा तब भी दिक्कत होगी। तो ऐसा हो कि वो आराम से बैठ के चीज़ों को लिख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जहाँ तक संभव हो जुड़वा डेस्क का प्रयोग ना करें। जैसे अक्सर आप देखते होंगे एक डेस्क है, उससे जुड़ा हुआ दूसरा है, उससे जुड़ा हुआ तीसरा है, लंबा सा बन जाता है। तो वैसे डेस्क नहीं सही होते हैं, सिंगल डेस्क ज़्यादा सही होते हैं, उससे बालक को बैठने में आसानी होती है। अक्सर आपको ये पूछ लेगा कि भौतिक संसाधनों के प्रबंधन के अंतर्गत फर्नीचर में डेस्कों के प्रकार बताइए। तो वो प्रकार 3 हैं, घनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक। फिर क्वेश्चन पूछ लेगा कि लिखने के लिए सबसे बेस्ट डेस्क कौन से हो सकते हैं। तो लिखने के लिए शून्यात्मक डेस्क सबसे अच्छे हो सकते हैं। तो आइए प्रकार में पहले ध्यान देते हैं। डेस्क के प्रकार कितने होते हैं? घनात्मक, ये होता है कि आपका जब बालक बैठता है तो उसकी कुर्सी और उसके टेबल के बीच इतना गैप होता है कि बालक आराम से लिख भी लेता है, और अगर उसे खड़ा होना पड़े तो भी इजीली खड़ा हो सकता है, उसको खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसे कहते हैं घनात्मक डेस्क। ऋणात्मक डेस्क, कुर्सी का किनारा डेस्क के भीतर घुसा होता है। डेस्क है प्लस बालक अगर बैठ रहा है तो जो कुर्सी का बगल का किनारा होता है वो डेस्क के अंदर घुसा रहता है। बालक खड़ा तो इजीली हो जाएगा, लेकिन उसे निकलने में थोड़ी कठिनाई होगी क्योंकि उसका किनारा धंसा हुआ है। नेक्स्ट है शून्यात्मक डेस्क। इसमें कुर्सी का किनारा डेस्क को केवल छूता है, ये लिखने के लिए उपयुक्त है। कुर्सी का जो किनारा है वो अंदर की तरफ नहीं जाता है डेस्क के, बस उसको हल्का सा टच करता है। ये लिखने के लिए सबसे बेस्ट डेस्क होता है आपका ऋणात्मक। तो ये सारे आपके फर्नीचर हैं, उनकी विशेषताएं हैं प्लस उनके प्रकार हैं। अब देख लेते हैं कि शैक्षिक उपकरण कौन कौन से हैं जो विद्यालयों को दी जाती है। तो पहला है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे दीवार पे लगा हुआ श्यामपट्ट, यानी दीवार पे लगा जो ब्लैक बोर्ड होता है वो होता है। लपेट श्यामपट्ट, जिसको आप लगा दीजिए उसके बाद उसको लपेट के रख सकते हैं, उसको लपेट श्यामपट्ट कहते हैं। स्लाइडिंग दीवार श्यामपट्ट, दीवार पे लगा होता है स्लाइड कर करके जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो। प्लस विज्ञान की सामग्री। इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में दी जाने वाली सामग्री में हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी सामग्री थी जो कि शैक्षिक उपकरण में इस्तेमाल की जाती थी। वो है आपका खेल उपकरण, जिसमें कूदने के लिए रस्सी, बॉल, फुटबॉल, रिंग आदि दिया जाता था। प्लस आपकी शिक्षण सामग्री, जिसमें मानचित्र, प्लास्टिक का ग्लोब वगैरह दिया जाता था। इसके अलावा आपका विज्ञान किट, जिसमें प्राथमिक विज्ञान किट में जो भी सामान रहते थे वो लघु औजार किट दिए जाते थे। पुस्तकालयों के लिए पुस्तक, जिसमें पुस्तकें होती थी, शब्दकोश, बच्चों को पढ़ने के लिए पुस्तकें होती थी, पत्रिकाएं और समाचार पत्र होते थे। विद्यालय के लिए जो घंटी होती है वो दी जाती थी। वाद्य यंत्र, जिसमें ढोलक, तबला, हारमोनियम तथा मंजीरा आदि होता था। शिक्षक के पास आकस्मिक धन खर्च करने के लिए होता था कि कभी एकाएक ज़रूरत पड़े तो शिक्षक इजीली खर्च कर सकता है। श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, पानी की व्यवस्था या कूड़ा रखने के लिए कूड़ेदान आदि की व्यवस्था होती थी। तो ये सारे शैक्षिक उपकरण विद्यालय में होने ज़रूरी हैं।
अब देख लेते हैं, आपका बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, साज सज्जा भी हो गया, कैसे करना है। अब पेयजल यानी पीने के पानी की व्यवस्था कैसे हो, तो ऐसा होना चाहिए कि पानी शुद्ध बालक को मिले, हर जगह हर फ्लोर पे आरओ की व्यवस्था हो, प्लस टंकी टाइम टाइम पे साफ़ होता रहे, इस पे ध्यान देना चाहिए। है भी ऋतु के अनुसार बालकों को ठंडा या गर्म पानी दिया जाए, जो कि संभव नहीं है लेकिन होना चाहिए ताकि बालकों को कठिनाई ना हो। और पानी की टंकी को हमेशा शुद्ध जल से रोज़ भरवाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बासी 1 हफ्ते का पानी है वही चलता रहे, हर दिन साफ पानी भरना चाहिए। शौचालय देख लेते हैं, शौचालय कैसा होना चाहिए, तो शौचालय हमेशा बिल्डिंग के बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में होना चाहिए ताकि उससे निकलने वाली दुर्गंध बच्चों को प्रभावित ना कर सके। रोज़ शौचालय की सफाई फिनाइल के द्वारा करानी चाहिए ताकि उससे कीटाणु मर सके, प्लस स्मेल वगैरह थोड़ी कम आ सके। तो शौचालय पे स्पेशली ध्यान देना चाहिए क्योंकि थोड़ी भी गंदगी होगी तो वो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये सारे पॉइंट हैं। तो अगर अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, प्लस अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट मेरा एक और चैनल है एडोरिंग ब्यूटी, जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। वहाँ जाके अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो ज्वेलरी का हो, चाहे मेकअप का हो, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। वहाँ हम आपको होम रेमेडी के द्वारा स्किन और हेयर केयर के बारे में भी बताते हैं। तो एक बार आप वहाँ जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाइएगा। थैंक यू।